नमस्कार। हमारे चैनल व्रत पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं में आपका स्वागत है, जिसमें हम तरह तरह की व्रत कथाएं, पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक कथाओं की वीडियो अपलोड करते हैं। हमारी आज की ऐतिहासिक कथा है चंद्रशेखर आज़ाद की जीवन गाथा। पंडित चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म एक आदिवासी ग्राम भावरा में 23 जुलाई 1906 को हुआ था। उनके पिता पंडित सीताराम तिवारी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदर गांव के रहने वाले थे। भीषण अकाल पड़ने के कारण वे अपने एक रिश्तेदार का सहारा लेकर अलीराजपुर रियासत के ग्राम भावरा में जा बसे थे। इस समय भावरा मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले का एक गांव है। चंद्रशेखर जब बड़े हुए तो अपने माता पिता को छोड़कर भाग गए और बनारस जा पहुँचे। उनके फूफा जी पंडित शिव विनायक मिश्र बनारस में ही रहते थे। कुछ उनका सहारा लिया और कुछ खुद भी जुगाड़ बिठाया और संस्कृत विद्यापीठ में भर्ती होकर संस्कृत का अध्ययन करने लगे। उन दिनों बनारस में असहयोग आंदोलन की लहर चल रही थी। विदेशी माल न बेचा जाए, इसके लिए लोग दुकानों के सामने लेटकर धरना देते थे। 1919 में हुए जलियांवाला बाग नरसंहार ने आज़ाद को काफ़ी व्यथित किया था। एक आदिवासी ग्राम भावरा के अधनंगे आदिवासी बालक मिलकर दीपावली की खुशियां मना रहे थे। किसी बालक के पास फुलझड़ियाँ थी तो किसी के पास पटाखे थे और किसी के पास मेहताब की माचिस। बालक चंद्रशेखर के पास इनमें से कुछ भी नहीं था। वह खड़ा खड़ा अपने साथियों को खुशियां मनाते हुए देख रहा था। जिस बालक के पास मेहताब की माचिस थी वह उसमें से एक तीली निकालता और उसके छोर को पकड़कर डरते डरते उस माचिस से रगड़ता, और जब रंगीन तीलियाँ निकलती तो डर कर उस तीली को ज़मीन पर फेंक देता था। बालक चंद्रशेखर से यह देखा नहीं गया। वह बोले, तुम डर के मारे एक तीली जलाकर भी अपने हाथ में पकड़े नहीं रह सकते। मैं सारी तीलियां एक साथ जलाकर उन्हें हाथ में पकड़े रह सकता हूँ। जिस बालक के पास मेहताब की माचिस थी उसने वह चंद्रशेखर के हाथ में दे दी और कहा, जो कुछ भी कहा है वह करके दिखाओ तब जानूँ। बालक चंद्रशेखर ने माचिस की तीलियाँ निकालकर अपने हाथ में ले ली। वे तीलियां उल्टी सीधी रखी हुई थी, अर्थात कुछ तीलियों का रोगन चंद्रशेखर की हथेली की तरफ भी था। उसने तीली की गड्डी माचिस में रगड़ दी। भक्क करके सारी तीलियां जल उठी। जिन तीलियों का रोगन चंद्रशेखर की हथेली की ओर था वे भी जलकर चंद्रशेखर की हथेली को जलाने लगीं। असह्य जलन होने पर भी चंद्रशेखर ने तीलियों को उस समय तक नहीं छोड़ा जब तक कि उनकी रंगीन रोशनी समाप्त नहीं हो गई। जब उन्होंने तीलियां फेंक दी तो साथियों से बोले, देखो हथेली जल जाने पर भी मैंने तीलियां नहीं छोड़ी। उनके साथियों ने देखा कि चंद्रशेखर की हथेली काफ़ी जल गई थी और बड़े बड़े फफोले पड़ गए थे। कुछ लड़के दौड़ते हुए उनकी माँ के पास घटना की खबर देने के लिए जा पहुँचे। उनकी माँ घर के अंदर कुछ काम कर रही थी। चंद्रशेखर के पिता पंडित सीताराम तिवारी बाहर के कमरे में थे। उन्होंने बालकों से घटना का ब्यौरा सुना और वे घटनास्थल की ओर लपके। बालक चंद्रशेखर ने अपने पिताजी को आते देखा तो वह जंगल की तरफ भाग गए। सोचा कि पिताजी अब उनकी पिटाई करेंगे। 3 दिन तक वह जंगल में ही रहे। एक दिन खोजती हुई उनकी माँ उन्हें घर ले आई। उन्होंने आश्वासन दिया कि तेरे पिताजी तेरे से कुछ भी नहीं कहेंगे। 1921 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया तो उन्होंने उसमें सक्रिय योगदान किया। चंद्रशेखर भी एक दिन धरना देते हुए पकड़े गए। उन्हें पारसी मजिस्ट्रेट मिस्टर खरेघाट की अदालत में पेश किया गया। मिस्टर खरेघाट बहुत ही कड़ी सजाएं देते थे। उन्होंने बालक चंद्रशेखर से उनकी व्यक्तिगत जानकारियों के बारे में पूछना शुरू किया। उन्होंने बालक से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो बालक ने बताया, मेरा नाम आज़ाद है। उन्होंने उनके पिता का नाम पूछा तो उन्होंने बताया, मेरे पिता का नाम स्वाधीनता है और मेरा घर जेल खाना है। मजिस्ट्रेट मिस्टर खरेघाट इन उत्तरों से चिढ़ गए। उन्होंने चंद्रशेखर को 15 बेतों अर्थात 15 कोड़ों की सज़ा सुना दी। उस समय चंद्रशेखर की उम्र केवल 14 वर्ष की थी। जल्लाद ने अपनी पूरी शक्ति के साथ बालक चंद्रशेखर की निर्वसन देह पर बेतों के प्रहार किए। प्रत्येक बेत के साथ कुछ खाल उधड़कर बाहर आ जाती। पीड़ा सहन कर लेने का अभ्यास चंद्रशेखर को बचपन से ही था। वह हर बेत के साथ महात्मा गांधी की जय या भारत माता की जय बोलते जाते थे। जब पूरे बेत लगाए जा चुके तो जेल के नियमानुसार जेलर ने उसकी हथेली पर 3 आने पैसे रख दिए। बालक चंद्रशेखर ने पैसे जेलर के मुंह पर मारे और भागकर जेल के बाहर आ गए। इस पहली अग्नि परीक्षा में सम्मान सहित उत्तीर्ण होने के फलस्वरूप बालक चंद्रशेखर का बनारस के ज्ञानवापी मोहल्ले में नागरिक अभिनंदन किया गया।
अब वह चंद्रशेखर आज़ाद कहलाने लगे। बालक चंद्रशेखर आज़ाद का मन अब देश को आज़ाद कराने के अहिंसात्मक उपायों से हटकर सशस्त्र क्रांति की ओर मुड़ गया था। उस समय बनारस क्रांतिकारियों का गढ़ था। वह मनमन नाथ गुप्त और प्रणवेश चटर्जी के संपर्क में आए और क्रांतिकारी दल के सदस्य बने। क्रांतिकारियों का वह दल हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के नाम से जाना जाता था। किसी बड़े अभियान में चंद्रशेखर आज़ाद सबसे पहले काकोरी कांड में सम्मिलित हुए। इस अभियान के नेता राम प्रसाद बिस्मिल थे। 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने लखनऊ के निकट काकोरी नामक स्थान पर सहारनपुर लखनऊ सवारी गाड़ी को रोककर उसमें रखा अंग्रेजी खजाना लूट लिया। बाद में एक एक करके सभी क्रांतिकारी पकड़े गए, पर चंद्रशेखर आज़ाद कभी भी पुलिस के हाथ में नहीं आए। हालांकि वे झांसी में पुलिस थाने पर जाकर पुलिस वालों से गपशप लड़ाते थे, पर पुलिस वालों को कभी भी उन पर संदेह नहीं हुआ कि वह व्यक्ति महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद हो सकता है। काकोरी कांड के बाद उन्होंने दल का नए सिरे से संगठन किया। अब उसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एंड आर्मी रखा गया। चंद्रशेखर इस नए दल के कमांडर थे। वे घूम घूम कर गुप्त रूप से दल का कार्य बढ़ाते रहे। काकोरी कांड के कई क्रांतिकारियों को फांसी के दंड और कई को लंबे लंबे कारावास की सजाएं मिलने लगी। चंद्रशेखर आज़ाद ने उस समय खिसक कर झांसी में अपना अड्डा जमा लिया। झांसी में चंद्रशेखर आज़ाद को एक क्रांतिकारी साथी मास्टर रुद्र नारायण सिंह का अच्छा संरक्षण मिला। झांसी में ही सदाशिवराव मलकापुरकर, भगवानदास माहौर और विश्वनाथ वैम्पायन के रूप में उन्हें अच्छे साथी मिल गए। झांसी के बुंदेलखंड मोटर कंपनी में कुछ दिन उन्होंने मोटर मैकेनिक के रूप में काम किया। मोटर चलाना सीखा और पुलिस अधीक्षक की कार चलाकर उनसे मोटर चलाने का लाइसेंस भी ले लिया। बुंदेलखंड मोटर कंपनी के एक ड्राइवर रामानंद ने चंद्रशेखर आज़ाद के रहने के लिए अपने ही मोहल्ले में एक कोठरी किराए पर दिला दी। सब काम ठीक ठाक चल रहा था, पर कभी कभी कुछ घटनाएं मोहल्ले की शांति भंग कर देती थीं। आज़ाद की कोठरी के पास रामदयाल नाम का एक अन्य ड्राइवर सपरिवार रहता था। वैसे तो रामदयाल भला आदमी था, पर रात को जब वह शराब पीकर पहुंचता तो बहुत हंगामा करता और अपनी पत्नी को बहुत पीटता था। उस महिला का रुदन सुनकर मोहल्ले वालों को बहुत ही बुरा लगता, पर वे किसी के घरेलू मामले में दखल देना उचित नहीं समझते थे। एक दिन सुबह सुबह चंद्रशेखर आज़ाद कारखाने जाने के लिए अपनी कोठरी से बाहर निकले तो रामदयाल से उनकी भेंट हो गई। रामदयाल ने ही बात छेड़ी। क्यों हरिशंकर जी? आज़ाद ने अपना नाम हरिशंकर घोषित कर रखा था वहाँ पर। आजकल आप बहुत रात जाकर कुछ ठोका पीटी किया करते हैं। आपकी ठुक ठुक से हमारी नींद हराम हो जाती है। वैसे तो आज़ाद स्थिति को टाल देना चाहते थे, पर रामदयाल ने जिस ढंग से बात कही थी वह उत्तर देने के लिए उन्हें बहुत ही अच्छी लगी और आज़ाद ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। रामदयाल भाई, मैं तो कल पुर्जों की ठोका पीटी करता हूँ, पर तुम तो शराब के नशे में अपनी गऊ जैसी पत्नी की ही ठोका पीटी करके मोहल्ले भर की नींद हराम करते रहते हो। यह उत्तर रामदयाल को बहुत ही तीखा लगा। उसे इस बात का बहुत बुरा लगा कि कोई उसके घरेलू मामले में क्यों हस्तक्षेप कर रहा है। क्रोध से भनभनाता हुआ वह उबल पड़ा। क्यों बे, मेरी पत्नी का तू कौन होता है जो तू उसका इस तरह से पक्ष ले रहा है? मैं उसे मारूंगा और खूब मारूंगा, देखता हूँ कौन साला उसे बचाता है। आज़ाद ने शांत भाव से उसे उत्तर दिया, जब तुमने मुझे साला कहा है तो तुमने यह स्वीकार ही कर लिया कि मैं तुम्हारी पत्नी का भाई हूँ। एक भाई अपनी बहन को पिटते हुए नहीं दे सकता। अब कभी शराब के नशे में रात को मारा तो ठीक नहीं होगा। रामदयाल को चुनौती असह्य हो गई। वह आपा खोकर चिल्ला उठा, ऐसी की तैसी रात की और नशे की। मैं बिना नशा किए ही उसे दिन के उजाले में सड़क पर लाकर मारता हूँ। देखे कौन साला आगे आता है उसे बचाने को। यह कहता हुआ रामदयाल आवेश के साथ अपने मकान में घुसा और अपनी पत्नी की चोटी पकड़कर घसीटता हुआ उसे बाहर ले आया और मारने के लिए हाथ उठाया। वह अपनी पत्नी पर हाथ का प्रहार कर भी नहीं पाया था कि आज़ाद ने उसका हाथ थाम लिया और झटका देकर उसे अपनी ओर खींचा। इस झटके के कारण उसके हाथ से पत्नी के बाल छूट गए और वह मुक्त हो गई। अब आज़ाद ने एक भरपूर हाथ उसके गाल पर दे मारा। रामदयाल के गाल पर इतने जोर का तमाचा पड़ा कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह अपने दोनों हाथों से अपना सिर थामकर बैठ गया। इसी बीच आसपास के लोग दौड़े और कुछ लोग आज़ाद को समझाते हुए उसे कोठरी के अंदर ले गए। इस घटना के बाद कुछ दिन तक आज़ाद और रामदयाल की बोलचाल बंद हो गई, पर आज़ाद ने स्वयं ही पहल करके उससे अपने संबंध मधुर बना लिए और अब उसे जिया जी कहकर पुकारने लगे। रामदयाल ने अपनी पत्नी को फिर कभी नहीं पीटा।
आज़ाद की धाक पूरे मोहल्ले में जम गई। ऐसी ही कुछ अन्य घटनाएं भी थोड़े थोड़े अंतराल में होती रहीं, जिसने पूरे झांसी में आज़ाद की धाक जमा दी थी। जब झांसी में पुलिस की हलचल बढ़ने लगी तो चंद्रशेखर आज़ाद ओरछा राज्य में खिसक गए और सातार नदी के किनारे एक कुटिया बनाकर ब्रह्मचारी के रूप में रहने लगे। आज़ाद के न पकड़े जाने का एक रहस्य यह भी था कि संकट के समय वे शहर छोड़कर गांव की ओर खिसक जाते थे और स्वयं को सुरक्षित कर लेते थे। क्रांति सूत्रों को जोड़कर चंद्रशेखर आज़ाद ने अब एक सुदृढ़ क्रांतिकारी संगठन बना लिया था। अब उनकी पार्टी का नाम हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सेना था। उनके साथियों ने उनको ही सेना का कमांडर ऑफ चीफ बनाया। अब भगत सिंह जैसा क्रांतिकारी भी उनका साथी था। उत्तर प्रदेश और पंजाब तक इस पार्टी का कार्यक्षेत्र बढ़ गया था। उन दिनों भारतवर्ष को कुछ राजनीतिक अधिकार देने की पुष्टि से अंग्रेजी हुकूमत ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक आयोग की नियुक्ति की, जो साइमन कमीशन कहलाया। समस्त भारत में साइमन कमीशन का जोरदार विरोध हुआ और स्थान स्थान पर उसे काले झंडे दिखाए गए। जब लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध किया गया तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से लाठियां बरसाईं। पंजाब के लोकप्रिय नेता लाला लाजपत राय को इतनी लाठियां लगी कि कुछ दिन के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और पार्टी के अन्य सदस्यों ने लाला जी पर लाठियां चलाने वाले पुलिस अधीक्षक सैंडर्स को मृत्युदंड देने का निश्चय कर लिया। 17 दिसंबर 1928 को चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और राजगुरु ने संध्या के समय लाहौर में पुलिस अधीक्षक के दफ्तर को जा घेरा। ज्यों ही जेपी सैंडर्स अपने अंगरक्षक के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर निकला, पहली गोली राजगुरु ने दाग दी, जो सैंडर्स के मस्तक पर लगी और वह मोटरसाइकिल से नीचे गिर पड़ा। भगत सिंह ने आगे बढ़कर 4-6 गोलियां और दागकर उसे बिल्कुल ठंडा कर दिया। जब सैंडर्स के अंगरक्षक ने पीछा किया तो चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी गोली से उसे भी समाप्त कर दिया। लाहौर नगर में जगह जगह पर्चे चिपका दिए गए कि लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया गया। समस्त भारत में क्रांतिकारियों के इस कदम को सराहा गया। चंद्रशेखर आज़ाद के ही सफल नेतृत्व में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया। यह विस्फोट किसी को भी नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं किया गया था। विस्फोट अंग्रेज सरकार द्वारा बनाए गए काले कानूनों के विरोध में किया गया था। इस कांड के फलस्वरूप भी क्रांतिकारी बहुत ही जनप्रिय हो गए थे। केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट करने के पश्चात भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वयं को गिरफ्तार करा लिया। वे न्यायालय को अपना प्रचार मंच बनाना चाहते थे। चंद्रशेखर आज़ाद घूम घूम कर क्रांति प्रयासों को गति देने में लगे हुए थे। आखिर वह दिन भी आ गया जब किसी मुखबिर ने पुलिस को यह सूचना दी कि चंद्रशेखर आज़ाद अल्फ्रेड पार्क में अपने एक साथी के साथ बैठे हुए हैं। वह 27 फरवरी 1931 का दिन था। चंद्रशेखर आज़ाद अपने साथी सुखदेव राज के साथ बैठकर विचार विमर्श कर रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस अधीक्षक नाट बाबर ने आज़ाद को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में घेर लिया। तुम कौन हो कहने के साथ ही उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना नाट बाबर ने अपनी गोली आज़ाद पर छोड़ दी। नाट बाबर की गोली चंद्रशेखर आज़ाद की जांघ में जा लगी। आज़ाद ने घिसट कर एक जामुन के वृक्ष की ओट लेकर अपनी गोली दूसरे वृक्ष की ओट में छुपे हुए नाट बाबर के ऊपर दाग दी। आज़ाद का निशाना सही लगा और उनकी गोली ने नाट बाबर की कलाई तोड़ दी। एक घनी झाड़ी के पीछे सीआईडी इंस्पेक्टर विश्वेश्वर सिंह छिपा हुआ था। उसने स्वयं को सुरक्षित समझकर आज़ाद को एक गाली दे दी। गाली को सुनकर आज़ाद को क्रोध आ गया। जिस दिशा से गाली की आवाज़ आई थी उसी दिशा में आज़ाद ने अपनी गोली छोड़ दी। निशाना इतना सही लगा कि आज़ाद की गोली ने विश्वेश्वर सिंह का जबड़ा तोड़ दिया। बहुत देर तक आज़ाद ने जमकर अकेले ही मुकाबला किया। उन्होंने अपने साथी सुखदेव राज को पहले ही भगा दिया था। आखिर पुलिस की कई गोलियां आज़ाद के शरीर में समा गईं। आज़ाद के माउजर में केवल एक आखिरी गोली बची थी। आज़ाद ने सोचा कि यदि मैं यह गोली भी चला दूंगा तो जीवित गिरफ्तार होने का भय है। अतः उन्होंने आखिरी गोली स्वयं पर ही चला ली और उनका प्राणांत हो गया। इस घटना में चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हो गई और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उन्हें 3 या 4 गोलियां लगी थीं। चंद्रशेखर आज़ाद के शहीद होने का समाचार जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू को प्राप्त हुआ था। उन्होंने ही कांग्रेसी नेताओं और देशभक्तों को यह समाचार बताया। शमशान घाट से आज़ाद की अस्थियां लेकर एक जुलूस निकला। इलाहाबाद की मुख्य सड़कें अवरुद्ध हो गईं।
ऐसा लग रहा था मानो सारा देश अपने इस सपूत को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ पड़ा हो। जुलूस के बाद एक सभा हुई। सभा को सचिंद्र नाथ सान्याल की पत्नी ने संबोधित करते हुए कहा, जैसे बंगाल में खुदीराम बोस की शहादत के बाद उनकी राख को लोगों ने घर में रखकर सम्मानित किया, वैसे ही आज़ाद को भी सम्मान मिलेगा।